हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट थर्ड। इन दिस पार्ट वी आर डिस्कस अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंबाइंड वेलोसिटी एंड recoiling velocity of gun. So let's begin the chapter. Newton's third law of motion. According to third law of motion, every action has an equal and opposite reaction. That is, say that f of 1 2 is equal to minus f of 2 1. यानी कि कोई फोर्स लगा रही है फर्स्ट बॉडी अगर सेकंड बॉडी पे अप्लाई कर रही है एंड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ force applied by second body on first body. Clear? This is Newton's second law. That means action and reaction pair. When the two different bodies are in contact, one body to action and other body do the reaction. जब भी कोई फोर्सेस लगेगी जो पेयर में फोर्सेस लगेंगी, ठीक है, जब एक साइड एक्शन होगा दूसरी साइड क्या होगा, रिएक्शन। अगर आप फुट को नीचे की ओर प्रेस करते हैं लैंड पे तो लैंड हमें ऊपर की ओर प्रेस करता है। वन इज एक्शन, सेकंड इज रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज़। एक्शन और रिएक्शन जो है दो डिफरेंट बॉडीज़ पे अप्लाई होंगे, बट कंडीशन क्या है, जो नेचर है दोनों फोर्सेस का वो क्या होना चाहिए, सेम। फॉर एग्जांपल बॉडी और सरफेस, अपन ने किसी सरफेस पे कोई बॉडी रख रखी है, जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है बॉडी पे और जो बॉडी है वो सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रही है, तो दोनों एक एक्शन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय बॉडी ऑन सरफेस इज एक्शन एंड नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन द बॉडी इज रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आर द सेम इन नेचर, दैट मीन्स टाइप ऑफ फोर्स जो है वो सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि नीचे वेट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करे, ऐसा नहीं होगा, वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। फोर्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करती है, पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। सी फर्स्ट एग्जाम्पल, हेयर द नॉर्मल ऑफ द सरफेस एंड नॉर्मल ऑफ बॉडी आर एक्शन रिएक्शन पेयर, बट द एम जी यानी वेट फोर्स एंड एम जी यानी वेट फोर्स, ये हमारी है वेट एम जी नॉट इक्वल टू एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट, द एग्जांपल्स ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन वी वॉक वी एक्चुअली पुश द ग्राउंड बैकवर्ड एंड आवर फुट, दिस इज एक्शन एंड फोर्स exerted by us on the ground, and in return the ground exerts an opposite reaction force on us and pushes up forward. जैसे हमने ग्राउंड पे फोर्स लगाई नीचे की तरफ, तो ग्राउंड हमें क्या देगा, सेम नेचर की फोर्स देगा, दिस इज नोन एज रिएक्शन, दैट्स वाई वी आर इजी टू मूव ऑन एंड वॉक। A swimmer pushes the water backward while swimming. This is action force applied on water, and water molecules gives the push to the swimmer forward. Action by hands and reaction by water molecules on his body. If we sitting on a chair, we get up putting our hands, our feet on ground and our hands on the chair sides. We applying the action force on the ground. देखिए पैरों से हमने एक्शन लगाया कहाँ पे, ग्राउंड पे, तो रिएक्शन मिलेगा। और हैंड से कहाँ लगाया, इसकी आर्म्स पे लगाया, और इसने कहाँ लगाया, चेयर के फुट ने लैंड पे लगाया, तो हमसे क्या मिलेगा, पुश मिलेगा, दैट्स वाई वी आर अप, गेट अप फ्रॉम द चेयर। नेक्स्ट इज recoiling of gun occurs due to the reaction force exerted of bullet on the gun and the gun exerts the action force on the bullet on it. जब भी हम गन फायर करते हैं, बुलेट फायर होने से हमें बैक जर्क मिलता है, तो किस वजह से मिलता है, ड्यू टू एक्शन रिएक्शन पेयर। बुलेट ने एक्शन किया और रिएक्शन क्या मिला, बैकवर्ड जर्क मिला, पीछे की ओर झटका लगता है। व्हेन द रॉकेट इज प्रोपेल्ड देन द एग्जॉस्ट गैसेज वर्क एज एक्शन फोर्स डाउनवर्ड एंड रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय दीज गैसेज ऑन द रॉकेट हेल्प अस टू लिफ्ट अप अपवर्ड। जब भी हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो रॉकेट के जो एग्जॉस्ट है, गैसेज जो निकलती है वो नीचे की ओर प्रेशर लगाती है, दैट इज एक्शन, और रिएक्शन की फॉर्म में हमें मोशन मिलता है ऊपर की तरफ, दैट इज लिफ्ट अप द रॉकेट। पैडल ऑफ द बोट वर्क्स ऑन द एक्शन फोर्स ऑन द वाटर, इन द रिटर्न द वाटर वर्क्स ऑन द रिएक्शन फोर्स बैट बोट टू मूव द फॉरवर्ड। जैसे हम पैडलिंग करते हैं, ठीक है, तो रोआर से जब हम उसे पैडलिंग करेंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगा, तो रिएक्शन होगा हमारा आगे की तरफ। क्लियर? दीज आर द सम एग्जाम्पल विच आर रिलेटेड टू योर न्यूटन्स थर्ड लॉ। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज से? It states that an isolated system, that means no energy loss. Isolated system total momentum remains conserved or constant if no external unbalanced force acts on it. जब वो कह रहे हैं कि दो सिस्टम में कोई दो चीज़ें आपस में टकरा रही हैं, टकराने के बाद में उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे, कोई दूसरे आगे उस पर फोर्स ना लगाए, तब आपका क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम फॉलो होगा।
यानी कि जो नेट चेंज इन मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, दैट इज एफ नेट इज जीरो। नेट फोर्स, ये इसकी कंडीशन है। वह नेट फोर्स इज जीरो, उस पर लगने वाले जो टोटल फोर्स है नेट फोर्स, यानी आपस में कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगी जीरो, और चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। बट मोमेंटम जीरो नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, वी नो वेरी वेल, टोटल फाइनल मोमेंटम माइनस टोटल इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बट इज इक्वल टू जीरो। अब ये नेगेटिव वाली टर्म साइड चेंज करिए तो क्या होगा, टोटल फाइनल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो हम देखेंगे कि जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है फाइनल, वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल है जो स्टार्टिंग में था, यानी कि नेट मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, चेंज इन मोमेंटम हमारा जीरो हो जाएगा। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बेटा हमें तब देखने को मिलेगा जब हम एक्सीडेंट वाले केस देखेंगे, कोलिजन वाले जब हम केस नोटिस करेंगे, जितने भी आप देखते हो व्हीकल्स आपस में कोलिजन हो जाता है, तब ये अप्लाई होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। या हम मार्बल्स प्ले करते हैं, कंचे खेलते हैं, तो उसमें जब हम निशाना लगाते हैं तो दूसरी मार्बल आगे चली जाती है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक मार्बल रेस्ट पे अपन दूसरी मार्बल से उसे हिट करते हैं, हिट करने पर जो रेस्ट वाली मार्बल है वो मूव करने लगती है, और जो मूव करके गई है वो रेस्ट पे आ जाती है, यानी अपने मोमेंटम को क्या कर लेती है, ट्रांसफर कर लेती है एक दूसरी बॉडी पर। टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन एंड डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको स्टेटमेंट समझ आए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। Let two bodies having the mass m1 and m2 are moving in a straight line path along the same direction. Initially the body A and B moves, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। जब स्टार्टिंग में बिफोर कोलिजन एक ही डायरेक्शन में दोनों बॉडी चल रही है, एक की इनिशियल वेलोसिटी u1 है, दूसरी इनिशियल वेलोसिटी u2, मास m1 और m2 रिस्पेक्टिवली है। बॉडी एंड बी मूव्स विद द वेलोसिटीज u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली बिफोर कोलिजन, दैट इज इनिशियल वेलोसिटीज। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, ए बॉडी का m1 u1, बी बॉडी का m2 u2, और टोटल इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2। At the time of collision, they transfer their momentum and applied the equal and opposite force. Force applied by the second body on first body F of 2 1, and force applied by first body on second body F of 1 2. And after collision, they acquire the new velocities v1 and v2. Condition for collision, क्यों ये दोनों चीज़ें कब टकराएंगी, जब फर्स्ट वाले की वेलोसिटी u1 क्या होगी, u2 से ज़्यादा होगी, तभी वो पीछे वाला आगे से टकरा सकता है। u1 is greater than u2. At the time of collision, both bodies applied equal and opposite force over each other. एक दूसरे पे अप्लाई की, that is f(1)2 is equal to f(2)1. Total momentum, final momentum after collision. After collision, body A and B are moves with the final velocities v1 and v2 respectively. अब आप देखोगे v1 और v2 से मूव कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट v1 और v2 से मूव करेगी, फाइनल मोमेंटम m1 v1 m2 v2. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो दोनों को आप कंपेरेबल कर लेंगे। अब अपन इसी चीज़ को बेटा प्रूव करना है कि टोटल फाइनल मोमेंटम टोटल इनिशियल के इक्वल होगा या नहीं। वी वांट टू प्रूव दिस वन स्टेटमेंट। प्रूफ देखिए, एट द टाइम ऑफ कोलिजन बोथ बॉडीज एक्सर्ट द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। एफ ऑफ 1 2 फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी, एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी जो सेकंड बॉडी पे फोर्स लगा रही है, एक्सर्ट कर रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज एफ ऑफ 1 2। अब फोर्स क्या होगी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बाय चेंज इन टाइम। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, दैट इज नोन एज इक्वल टू फोर्स। सो हमारे पास क्या है, फर्स्ट बॉडी कौन सी लगाएगी, फर्स्ट बॉडी पे लगने वाली कौन कौन सी फोर्स हो जाएगी। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी माइनस टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली फॉर एफ ऑफ 2 1, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना चेंज हुआ, फर्स्ट बॉडी पे लगने वाला मोमेंटम, ठीक है। सेकंड बॉडी ने जो फोर्स लगे फर्स्ट बॉडी मोमेंटम में चेंज करेगी, तो अपन चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी लिखना है। फिर हम जानते हैं बाय न्यूटन थर्ड लॉ एफ ऑफ 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 2 1। तो दोनों की वैल्यूज यहाँ से पुट कर देंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट इट m2 v2 माइनस m2 u2। अब हम क्या करेंगे, u वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, v वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, देन वी प्रूव m2 v2 प्लस m1 v1 टोटल फाइनल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 टोटल इनिशियल मोमेंटम बोथ आर इक्वल, hence our assumption is true and proved. Now the application of conservation of linear momentum. First is rocket propulsion. When the rocket is on the launching pad, its total initial momentum is 0. उसका total initial momentum क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब वो लॉन्च नहीं हुआ है। टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन लॉन्चिंग इज 0,
टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा 0 जब वो रेस्ट पे है. नाउ एट द इंस्टेंट ऑफ लॉन्चिंग मास ऑफ रॉकेट इज m, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज v, मास ऑफ एक्सपेल्ड गैस इज स्मॉल m, वेलोसिटी ऑफ एक्सपेल्ड गैस इज -v, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम. तो आप देखोगे टोटल इनिशियल तो जब वो रेस्ट पे था तो 0 था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा mv प्लस m इंटू -v माइनस mv हो जाएगा. तो mv इज इक्वल टू mv हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी mv अपॉन m. ये हमारे पास आ गया रॉकेट प्रपल्शन की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला. रॉकेट कितनी वेलोसिटी से लॉन्च होगा. सी द क्वेश्चन, फाइंड द लॉन्चिंग वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट द इंस्टेंट ऑफ मास रॉकेट इज 1000 kg एंड मास ऑफ एक्सपेल्ड गैस इज 200 kg विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड. मास ऑफ रॉकेट 1000 किलो, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट अपने फाइंड आउट करनी है. फॉर्मूला हमारे पास है, पुट करेंगे और निकाल देंगे. नेक्स्ट इज रिकॉइलिंग ऑफ गन. सेकंड एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम. ड्यूरिंग द फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन गिव्स द बैकवर्ड जर्क इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन. जब गन जो पीछे की ओर झटका देती है उसे हम कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन. When the bullet is not fired at that instant, total initial momentum of the bullet and gun is 0. जब सिस्टम रेस्ट पे है. Once the bullet is fired, moves forward with the velocity small v and the gun recoils with the velocity capital V in backward direction. If the mass of bullet is m and mass of gun is capital M, then total final momentum is m minus v, क्योंकि बुलेट पीछे की तरफ गन पीछे की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी माइनस में हो जाएगी. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल इज इक्वल टू टोटल इनिशियल. इनिशियल हमारा टोटल 0 था, तो हमारे पास रिकॉलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा एम वी बाई कैपिटल एम, बट इसमें वेलोसिटी आएगी नेगेटिव क्योंकि गन हमारी पीछे की तरफ जा रही है. सी द क्वेश्चन, फाइंड द रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ गन व्हेन अ बुलेट ऑफ द मास 0.001 किलोग्राम फायर्ड फ्रॉम द गन एंड बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड मास ऑफ गन इज 2 kg. गिवन मास ऑफ गन इज 2 kg, रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ गन इज कैपिटल वी, मास ऑफ बुलेट गिवन, सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे और डायरेक्ट आप कंबाइन निकाल सकते हो. थर्ड एप्लीकेशन इज कंबाइन वेलोसिटी. व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटीज एंड हैव अ डिफरेंट मास, इफ आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज आर कंबाइंड मास एंड मूव्स विद द कॉमन वेलोसिटी. जब दोनों आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी आपस में जुड़ कर चल रही है, कंबाइन हो गई हैं, तब वही कंबाइन वेलोसिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अ ट्रक ऑफ मास m1 एंड मूव्स विद द वेलोसिटी v1 एंड अनदर ट्रक ऑफ मास m2 मूव्स विद द वेलोसिटी u2. इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, सेम डायरेक्शन. इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, जब पीछे वाला आगे टकराएगा, बोथ आर कोलाइड एंड मूव्स विद द कंबाइंड मास, जब कॉमन वेलोसिटी चले, दोनों चिपक कर चल रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ कर चल रहे हैं, तब आपकी कॉमन वेलोसिटी एक हो जाएगी. नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल. दोनों इनिशियल टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास हमारा कंबाइन हो गया m1 प्लस m2 इंटू फाइनल वेलोसिटी. टोटल इनिशियल मोमेंटम मास ऑफ फर्स्ट ट्रक इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रक, मास ऑफ सेकंड ट्रक इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रक. तो हमारे पास कंबाइन वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा m1 m2 हमारे रेसिप्रोकल में आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कंबाइन वेलोसिटी का फॉर्मूला. सी द एग्जांपल ऑन इट, बेस्ड ऑन इट. अ बुलेट ऑफ मास 0.02 किलोग्राम मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड एंड गेट्स एम्बेडेड इन द स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 1 kg. व्हाट विल द ब्लॉक इज मूव, कितनी वेलोसिटी से ब्लॉक मूव करेगा. हमारे पास एक लकड़ी का गुटका है जिसके अंदर अपन गन की बुलेट को इंजेक्ट कर दिया. अब पहले गुटका क्या था, रेस्ट पे था. जैसे गोली लगी तो गुटका के अंदर गोली फंस गई है, यानी बुलेट फंस गई है, और बुलेट के साथ वो गुटका भी चलने लगा है. जो वुडन ब्लॉक है वो भी मूव कर रहा है. गिवन मास ऑफ बुलेट इज 0.02 किलोग्राम एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 200 मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ बुलेट गिवन है, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी गिवन है. मास ऑफ वुडन ब्लॉक 1 kg, वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि वो रेस्ट पे इनिशियल. आफ्टर कोलिजन मास ऑफ बुलेट ऑफ वुडन ब्लॉक, दोनों का मास ऐड हो जाएगा. कॉमन वेलोसिटी हमारे पास, कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे और उसे सोल्व कर लेंगे. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. इन नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कस अबाउट द चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर्स. आई होप कि आपको समझ आया होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग notification of the lectures. Thank you and have a nice day.